अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाम दीपले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का जनाब बड़ा सनसनीखेज इख्तिताम हुआ और अब सबकी नज़रें हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ पर। इसके साथ साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात करनी है, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान वो मैचेस सबकी तवज्जो का मरकज़ थे। लेकिन अब हम करेंगे जनाब न सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ की ICC बोर्ड मीटिंग है, क्या पाकिस्तान में एशिया कप का इनेकाद हो सकेगा, वर्ल्ड कप के मामले का क्या होगा, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, इसके दौरान पाकिस्तान के अंडर 19 और शाहीन के स्क्वाड अनाउंस हुए। इन सारी सूरत हाल पर, खेलों से जुड़ी आप किसी भी टॉपिक पर अगर बात करना चाहें, आज जो हमारे मेहमान हैं इनसे बेहतर शख्सियत कोई नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, तजियाकार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। ज़बरदस्त PSL रहा, पाकिस्तान के मैदान फिर से आबाद रहे, कहते हैं ना हाउस फुल हुए तमाम स्टेडियम, और एक बड़ा ज़बरदस्त PSL जो कि लाहौर कलंदर्स ने अपनी धाक बिठाई। और मुसलसल 2 मरतबा अगर आप जीत जाएं PSL तो इससे ज़्यादा डोमिनेंस क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। यकीनन PSL जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड बन चुका है। जो लोग कहते थे कि IPL के बाद PSL दुनिया की वो लीग है कि जिसमें शायकीन क्रिकेट का बड़ा इंटरेक्शन होता है, बल्कि दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले भी देखने को मिलते हैं। आप देखें 13 फरवरी को इस HBL PSL का आगाज हुआ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, और पेशावर लाहौर कलंदर्स और उसके साथ मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मध्य मुकाबल थी। वो मैच भी लाहौर कलंदर्स 1 रन से जीता। और कल जो फाइनल हुआ हफ्ते के दिन, वो फाइनल मैच भी जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम 1 रन से जीती। आपने जिस तरह कहा कि तमाशाइयों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते गद्दाफी स्टेडियम को जाते। और इस मरतबा सबसे बड़ी बात ये हुई कि HBL PSL के मैचेस 4 शहरों में हुए, वरना माजी में कराची और लाहौर में होते रहे, लेकिन इस मुल्तान में भी हुए माजी में, लेकिन इस मरतबा रावलपिंडी को भी इन्होंने इंक्लूड किया। 11 मैचेस रावलपिंडी में, 5 मैच मुल्तान में और 9 मैचेस कराची और लाहौर में हुए। तो ये 34 मैचेस जो थे बड़े दिलचस्प रहे, और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। HBL PSL जब 2016 में शुरू हुई थी तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये 8वीं जब होगी PSL तो ये पाकिस्तान का ब्रांड और कामयाब तरीन HBL PSL बन जाएगी। आप देखें कि इसके मैचेस को पड़ोसी मुल्क भारत में भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं देख रहा था आकाश चोपड़ा का एक ट्वीट, वो ये कह रहा था कि बड़ा जबरदस्त, भारत का जो साबिक क्रिकेटर है वो ये कह रहा था बड़ा जबरदस्त हुई HBL PSL। तो PSL अब एक ब्रांड बन चुकी है, और इसकी कामयाबी के बाद अब कुछ बीच में गड़बड़ जरूर हुई है कि जिस तरह नजम सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हफ्ते को फाइनल से कबल, और उन्होंने कहा कि वो जो लोग, जो टीमें जिन्होंने के बैटिंग कंपनीज के लोगोज लगाए हुए थे जिस पर बड़ा एतराज हो रहा था, तो उन्होंने कहा आइंदा इनको इजाजत नहीं दी जाएगी। और आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान जो थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने उस लोगों पर टेप लगाकर हिस्सा लिया। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी एक थी गड़बड़, और स्पॉन्सर्स भी हर टीम के वही थे कि जो मुख्तलिफ नाम बदल के वो कंपनीज आ गई थी। तो अब मुझे लगता है कि सेठी साहब ने इस बात को रियलाइज किया है, और आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हों। और यहाँ ये मेंशन बड़ा ज़रूरी है कि सिवाय पेशावर ज़ल्मी इकबाल भाई, जिन्होंने ओपनली उनके चीफ कमर्शियल ऑफिसर का ट्वीट कि हम नहीं करेंगे ये स्पॉन्सरशिप, और मुझे यहाँ तक पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शामिल नहीं था। लेकिन चलिए, जैसे आपने कहा कि अगर क्रिकेट बोर्ड खुद इस मामले को देख ले तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट बैंक या अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो हमारे मजहबी जो हमारी शख्सियात हैं, उनके जो जामियात हैं, वहाँ पे भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद हुई है, जो मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। आखिर में मैं अगर बात करूँ PSL के हवाले से, फिर हम दीगर टॉपिक्स पर चलेंगे। इकबाल भी, बहुत ज़रूरी नहीं है कि जो मेला 4 शहरों तक गया है, अब पेशावर और इवन हमने देखा कोयटा के अंदर भी एक नुमाइशी मैच हुआ। कोयटा में तो शायद बहुत काम होने को बाकी है, लेकिन क्या वक्त नहीं आ गया इकबाल भाई कि हम तमाम 6 टीमों को इक्वल ग्राउंड्स दें? सबका हक है कि अपने ग्राउंड्स पर वो खेलें, होम एंड अवे, और तमाम शहरों को मैच देखने का मौका मिले। आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जावेद आफरीदी, वो तो इस बात की तवक्को कर रहे थे कि पेशावर में भी मैचेस होंगे, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है इस HBL PSL की जिसने हर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। कोई और टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। हर मरतबा क्वालिफाई किया है। लोगों का इंटरेस्ट भी है, तो अब तवक्को है कि इस मरतबा पेशावर का जो अरबाब न्याज स्टेडियम तामीर हो रहा था वो मुकम्मल हो जाएगा, वहाँ भी हो और कोयटा में भी मैचेस हो। तो फिर, और इस दफ़ा तो आपने कल हफ्ते को नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि वो 2 और टीमों को ऐड करना चाह रहे हैं। तो 6 के बजाय 8 टीमें हो जाएंगी। जब ये PSL शुरू हुई थी 2016 में तो 5 टीमें थी, फिर 1-2 साल के बाद
मुल्तान को ऐड किया गया। अब बहुत और भी टीमें इंटरेस्टेड हैं। आज़ाद कश्मीर की टीम जो है वो इंटरेस्टेड है कि आज़ाद कश्मीर के बिजनेसमैन वो चाह रहे हैं आ जाए। फिर सियालकोट के बिजनेसमैन चाह रहे हैं कि सियालकोट की टीम आ जाए। सिंध के भी लोग चाह रहे हैं कि सिंध की भी कोई टीम आए। तो देखते हैं अब क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्ट मुझे लगता है इन शहरों के लिए, और हमारे जो बाकी शहर हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। इकबाल भाई, अब एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि कराची और कोयटा, ख़ास तौर पर अगर हम कोयटा की बात करें और फिर कराची भी लास्ट 2 सीज़न से वो मज़ा नहीं आ रहा। इकबाल भाई, आपका भी मैं शो देखता रहा कि 4 टीमें जब पहले से पता होता है कौन सी तगड़ी हैं, और 2 टीमें 2-3 साल से बिल्कुल रॉक बॉटम पर हैं, तो एक एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कम हो जाता एक बार भी। और दूसरा, क्या करना पड़ेगा इन 2 टीमों को? आप तो बड़ा इनको डीपली जानते हैं, दोनों का ताल्लुक भी कराची से, हालांकि कोयटा की टीम है लेकिन कराची में उनके ऑनर हैं। आपका क्या एनालिसिस है, ये किस तरह बेहतरी आएगी? क्योंकि अगले सीजन में तो हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा ये सब रिपीट हो। देखिए, अगर हम पहले कराची किंग्स से शुरू करते हैं, वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम कराची किंग्स के साथ अटैच है, और कराची किंग जो है वो इस HBL PSL की महंगी तरीन टीम थी। उसके बावजूद मेरे ख्याल में जो उन्होंने टीम सिलेक्शन की वहां गलती हुई। उनके ओनर पाकिस्तान में नहीं थे। जो टीम सिलेक्शन हुई उस टीम सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन बनाने में नाकाम रहे। योहान बोता उनके साथ गालबन मौजूद थे। कराची किंग्स के कोचेस भी उनके बदलते रहते हैं, लेकिन वसीम अकरम के होते हुए कराची किंग्स का जो कॉम्बिनेशन न बनना, हालांकि ड्राफ्टिंग में भी वसीम अकरम थे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गलती है। ठीक है, उनके एक आध प्लेयर इंजर्ड हो गए, जिस तरह से मीर हमजा फास्ट बॉलर, लेकिन उसके बावजूद कराची किंग्स का जो कॉम्बिनेशन था वो इस तरह का नहीं था कि वो टूर्नामेंट में आगे जाता। और यही बात कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। बड़े बड़े दिमाग मिलकर बैठते हैं, और फिर उनके हेड कोच मोइन खान ने भी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है। मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का भी जो कॉम्बिनेशन सही नहीं था। जो टीम बनाते हैं लोग, जो थिंक टैंक है, वो किस बात पर सोचते हैं? क्या दोस्ती यारी को प्रेफरेंस देते हैं या फिर ये कि मेरिट पर सिलेक्शन करते हैं? तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों की नाकामी की बुनियादी वजह उनका बेहतरीन कॉम्बिनेशन ना होना था, जिसकी वजह से दोनों टीमों को सफर करना पड़ा। और कहते हैं दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। अब आइंदा सीजन में अगर इन दोनों ने अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो इनकी कारकर्दगी ऐसी रहेगी। हालांकि कोयटा, आपको याद होगा, 2019 में चैंपियन बनी, कराची किंग्स 2020 में चैंपियंस बनी, और फिर उसके बाद किसकी नजर लग गई? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी टीमें जो सिलेक्ट की वो इस तरह की नहीं थी कि बैलेंस कॉम्बिनेशन होता बैटिंग बॉलिंग और फिर उसके अलावा दीगर चीजों में, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इकबाल भी, कराची की मैं जरूर बात करूंगा। जब तक राशिद लतीफ जैसे क्रिकेटर उनके साथ रहे, जब तक उनके ड्राफ्ट के अंदर शामिल रहे, हमने देखा कि इवन जब वो जीते थे उस ड्राफ्ट के अंदर भी राशिद लतीफ की अमल दखल था, वो मौजूद थे। सारी बातें पाकिस्तान क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत अच्छा तरीके से समझते हैं। जब से वो गए हैं, ऐसे लगता है जैसे कराची किंग्स में वो चीज़ की कमी हो गई। जैसे कि अगर आपको पता है, मोहम्मद अकरम पूरा सा स्काउटिंग खुद कर रहे होते हैं, देखते हैं जाकर। इस्लामाबाद की बात करें तो रेहान या जो उनके हसन चीमा हैं वो नज़र रखते हैं। अब्दुर्रहमान साहब मुल्तान में बड़े एक्टिव होते हैं, और इसी तरह जो बाकी टीमें भी हैं। बट राशिद लतीफ़ की कमी लगता है बड़ी महसूस हो रही है, और कोई ऐसा फिगर वहाँ दिखाई नहीं दे रहा जो राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर जो है ना, इन चीज़ों को देखे। क्योंकि आखिर में एक चीज़ लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि लगता है जैसे बिल्कुल ड्राफ्ट वाले दिन ही सब कुछ तय हो रहा होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल वसीम अकरम के पास इतना टाइम नहीं, हालांकि वो प्रेसिडेंट है कराची किंग्स के, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं होता और उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। टेलीविजन शोज करते हैं, कमेंट्री करते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो इन्वॉल्व हो, जो नजर रखे। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। लाहौर कलंदर्स को देख लें, उन्होंने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से कितने खिलाड़ी दिए, वो रिस्क लेते हैं। मिर्जा ताहिर बेग ओपनर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आया, उसने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली फाइनल में। और उसके अलावा एहसन हफीज भट्टी, उन्होंने उसको मौका दिया, वो डरते नहीं। आकिब जावेद वगैरह, आतिफ नईम राना, समीन राना, तो इस तरह से होना चाहिए। और वो पूरा साल नजर रखते हैं। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है अब्दुल गफ्फार के, कोई नजर रखने वाला ही नहीं है। राशिद लतीफ थे, डोमेस्टिक के साथ वो वाबस्ता थे, उनको पता था, वो लड़कों को रेकमेंड करते थे। लेकिन वसीम अकरम अकेले को सारी जिम्मेदारी दे देना, मेरे ख्याल में ये एक बड़ी ज्यादती है। वसीम अकरम इतना टाइम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम नहीं बन पा रही। पुरान रिप्ले में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। हम बात करें जनाब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से। अच्छा, कोयटा में सर इसके बरक्स मामला है, चूँकि जो लोग कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर्स को जानते हैं, और कुछ हम भी बता देते हैं कि बहुत खिदमात हैं नदीम उमर साहब की, उमर एसोसिएट, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, फिर आज़म खान, बड़े तवील अरसे से ग्रास रूट क्रिकेट से वाबस्ते हैं। लेकिन बहुत सख्त फैसले करने पड़ते हैं इकबाल भाई, जब आप जैसे जैसे लीग पर आपकी आगे बढ़ती है। आपको याद होगा कि मिसबाउल हक कितना
उनके लिए इंपॉर्टेंट थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन एक दिन उनको घर जाना पड़ा, उनको बिल्कुल खुदाफिज कह दिया गया। डैरेन सैमी चलती लीग के अंदर उनको कोच बनाया गया और कैप्टनसी वहाब को दी। तो इतने सख्त फैसले क्या कोयटा ग्लेडिएटर्स को भी करने का वक्त आ गया है? जो कि सरफराज बेशक टेस्ट टीम में रिटर्न हुआ है उनका, लेकिन जो उनकी फॉर्म है, जो T20 के ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, क्या आपकी क्या राय है? क्या ये मजीद चल सकता है ऐसे मामला? देखें, कोयटा ग्लैडिएटर्स में नदीम उमर का ठीक है, बहुत वो बेचारे बड़े एंथुजियास्टिक हैं, बड़े पैशनेट हैं क्रिकेट के बारे में, लेकिन वो जो उनका थिंक टैंक है, जो मोइन खान, नबील हाशमी, फिर सरफराज, जब टीम सेलेक्ट करते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता। वो नबील हाशमी पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं कि जी वो बड़ी रिसर्च करके लेकर आएंगे, लेकिन क्या हुआ इस दफा? हसरंगा उनकी टीम में आया, वो नहीं खेल सका, और इस मरतबा उनकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, उनका बैटिंग ऑर्डर नहीं सेट हो पाया। सरफराज कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी 5वें पे, कभी 6ठे पे जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस चीज को भी देखना होगा, सारा मलबा सरफराज पर डालने की जरूरत नहीं। मोइन खान ने तो डाल दिया कि सरफराज जो है ठीक है, मानते हैं सरफराज। अच्छा, मोइन बल्कि इकबाल भी कहता है कलामी, ये क्या इंडिकेट करता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस मोइन भाई करने आए और फिर उन्होंने कहा जी, अब दबे लफ्जों में उन्होंने सब कुछ कह दिया, यानी कि अगर आपका कंपेटिटर रिजवान हो तो कैसे आपने जगह बनानी है या फिर जगह छोड़ देनी है। इशारा क्या था उनका? देखिए, इसमें अगर अब्दुल गफ्फार आप हकीकत की निगाह से देखें तो मलबा डालने की कोशिश की गई कि मलबा डाल दिया जाए, किसी पर स्केप गोट बनाया जाए। मोइन खान जो है वो भी काफी, जब से कोयटा ग्लैडिएटर्स शुरू हुई वो भी है, तो वो उन्होंने अपना मलबा, हालांकि वो हेड कोच है, उन्होंने अपना मलबा सरफराज पर डाला। कोई ना कोई तो स्केप गोट बनेगा जो टीम की परफॉर्मेंस रही, और जब भी कोई टीम हारती है तो ड्रेसिंग रूम में जिस तरह का माहौल बन जाता है वो सबको पता है कि फिर एक दूसरे पर उंगलियां उठती हैं। तो मेरे ख्याल में मोइन खान ने इस जानिब इशारा किया है, वो खुद तो रहना चाहते हैं जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने रिजवान का और सरफराज का जिक्र किया। मेरे ख्याल में वो इस वजह से भी थोड़े नाराज थे कि सरफराज के होते हुए आजम खान की जगह नहीं बन पाई उनके बेटे की कोयटा ग्लैडिएटर्स में, जिसकी वजह से आजम खान, क्योंकि वो एज अ विकेट कीपर ही खेल सकते हैं, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद गए। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है, और जब धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। मेरे ख्याल में अब बैठकर अपने घर को सुधारने के लिए नदीम उमर साहब को फुट इन करना पड़ेगा, और फिर इस टीम को बेहतर तरीके से आइंदा HBL PSL के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, PSL के हवाले से तो बड़ी डिटेल बात की, इकबाल भाई का तज्जिया हासिल किया। इकबाल भाई, बात करते हैं दीगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला पर। मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब, जो कि फाउंडर ऑफ PSL हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने PSL का आगाज़ किया, PSL बड़े अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाहूँगा जो हेड कोच का मामला है। अभी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मिक्की आर्थर के ऊपर वही 50-50 बातचीत है। ये वर्ल्ड कप का साल है इकबाल साहब, और हम अफगानिस्तान की सीरीज़ में भी अब्दुर्रहमान को इंटरिम कोच बना के लेके जा रहे हैं। अब खुदा जाने एशिया कप होना है नहीं होना, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ, आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन हम बहुत ताख़ीर का शिकार नहीं है हेड कोच के मामले पर। ये वर्ल्ड कप का साल है सर। बिल्कुल आपने सही कहा। 22 दिसंबर को नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला था। इनको 4 महीने दिए गए थे, 120 दिन। अब वो 22 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है रीजन्स के इलेक्शन कराने। लेकिन सेठी साहब को ऐसे लोगों से होशियार होना पड़ेगा कि जो उनके दाएं बाएं जमाएं। वो अकेले तो सारा बोझ नहीं उठा सकते, और जब तक जमहूरियत नहीं आएगी क्रिकेट बोर्ड में, अभी तो एडॉक बेसिस पे चल रहा है ना क्रिकेट बोर्ड। मैनेजमेंट कमेटी इतनी बड़ी बना दी गई, उसमें कितने लोग आपको नजर आते हैं सिवाय शकील शेख साहब के, जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनमें और सेठी साहब में कुछ दूरियां हो गई हैं, वो सारे शॉट्स खुद खेल रहे हैं। और हमने भी देखा जब 22 दिसंबर के बाद शकील शेख साहब बड़े मुतारिक थे, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेठी साहब ने कंट्रोल लिया और सारे शॉट्स वो खेलने लगे, क्योंकि सेठी साहब पे सारी जिम्मेदारी आयद होती। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसको पहले इलेक्शंस कराए ये रीजन्स के, उसके बाद जो इदारों के हवाले से बोर्ड ने प्रेस रिलीज इशू किया कि फला फला इदारे इंटरेस्टेड है, वो इदारे आ जाएं, गवर्निंग बोर्ड बने, और प्रॉपर एक जब चेयरमैन आएगा और फिर फैसले होंगे तो वो बेहतर होंगे। मिकी आर्थर के पीछे भागने का क्या फायदा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऑनलाइन कोचिंग कौन उनसे मुतासिर है, क्या कोई किकबैक ले रहा है उनसे, या कोई और वजह है, या कोई बहुत ज्यादा उनकी कोचिंग से मुतासिर है? उनका तो असाइनमेंट है, वो तो डर्बीशायर के साथ अटैच है। तो मेरे ख्याल में PCB को बजाय उनके पीछे भागने के और कुछ सोचना चाहिए। खासतौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, एंडी फ्लावर एक मरतबा फिर मुल्तान सुल्तान को फाइनल में लेकर आए, दुनिया भर में कोचिंग कर रहे हैं, हम उनसे क्यों नहीं इतना इंसिस्ट होकर बात करें? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मिकी आर्थर क्या हमारे पास आखिरी चॉइस हैं। ठीक है, मुझे पता है कि एंडी फ्लावर भी बहुत बिजी हैं, बट मिकी आर्थर भी बिजी हैं। तो क्या जो पुराना दौर है नजम सेठी साहब का, बड़ा कामयाब था, PSL भी हुआ, सब कुछ हुआ, लगता है कि वो उसी टीम को लाना चाहते हैं?
देखिए, मसला ये है कि जो गैर मुल्की कोचेज हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच की खिदमत सरंजाम देने से इसलिए इज्तनाब बरत रहे हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। जी जब जी बोर्ड बदलता है तो कोच भी बदल जाता है, तो वो उस चीज को जहन में रख रहे हैं। या तो उन्हें फ्री हैंड दिया जाए, उन्हें 3 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, ऐसा है नहीं। और यही वजह है कि मिकी आर्थर अपनी डर्बीशायर की नौकरी को छोड़ नहीं रहे। वो चाह रहे हैं कि दोनों तरफ दोनों किश्तियों में पैर रखकर चलें। और यही वजह है कि दुनिया के जो टॉप के A-tier के कोचेज हैं वो पाकिस्तान की इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो पैसे कमाते हैं मुख्तलिफ लीग्स के साथ। खासतौर पर IPL में उनको इतने पैसे मिलते हैं, फिर बिग बैश लीग है, फिर दूसरी लीग्स हैं। तो मेरे ख्याल में वो सब इसलिए डर रहे हैं कि कोई मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, उनका मुस्तकबिल कोई सिक्योर नहीं है। माजी में आपने देखा कि मिकी आर्थर आए, खुद उस कमेटी में थे, और क्या हुआ, अचानक मिसबा को हटाया गया और फिर मिकी आर्थर की छुट्टी कर दी गई। तो लोग इसलिए डर रहे हैं, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब अपने कोचेस की तरफ देखना पड़ेगा। कब तक गैर मुल्की कोचेस की हम बात करते रहेंगे? ठीक है इकबाल भाई, अब बहुत बड़ा इम्तिहान जो कि ICC जो बोर्ड मीटिंग है जिसमें अब फैसला होना है। ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीन तौर पे वहाँ बात करना चाहेगा, और हमने स्टोरी देखी भी इंटरनेशनली भी कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया एशिया कप के मामले में भी आमने सामने है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह और मौजूदा सरबराह भी जानिब इशारा कर चुके हैं कि गवर्नमेंट बताएगी कि हमने क्या करना है। इकबाल भी खिचड़ी बड़ी जो पक रही है, ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ऐसे लगता है जैसे कोई ख़त्मी तौर पर बात नहीं की जा सकती। आपका क्या तज्जिया है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, अभी जो मीटिंग हो रही है, जो मेरे जराए बताते हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी रकम की ऑफर की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये हो रहा था एशिया कप सितंबर में, और उसके एवज चूंकि कहीं और जो ज्यादा इत्तलात हैं जिसके बारे में काफी बाखबर और बावसूख जराए ये कहते हैं कि शायद दुबई इसको शिफ्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक भारी रकम की पेशकश की जाएगी कंपनसेशन के तौर पर, और एशिया कप जो है वो लग रहा है कि दुबई में होगा। ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लेकिन बयानात तो देने हैं। बयानात नहीं देंगे तो लोग दीवाने क्रिकेट के, वो कहेंगे आपने कैसे सरेंडर कर दिया। जय शाह जिस तरह के बयान दे रहा है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर है, और उसको तो काउंटर करना है। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि एशिया कप जो है दुबई में होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है किसी तौर ICC के इवेंट से बॉयकॉट नहीं कर सकता, क्योंकि ये ICC का इवेंट है। फिर पाबंदी भी लग सकती है, फाइन भी हो सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी मांगेगा भारत से, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत जाएगी अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलने, जो 50 ओवर का है, और उससे पहले 50 ओवर का जो एशिया कप है उसके इम्कानात बहुत रोशन है कि वो दुबई में होगा, या पाकिस्तान भारत का मैच दुबई में हो। एक ये भी तजवीज़ है, अगर पाकिस्तान भारत का मैच दुबई में होता है तो बकिया टीमें जिस तरह जो पाकिस्तान आएंगी तो फिर मसाइल पैदा होंगे। अब देखें कहाँ होता है, क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि दुबई में होगा। इस शक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद टॉपिक से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद, और जनाब बात कर रहे हैं PSL और पाकिस्तान क्रिकेट के जितने इस वक्त मामला हैं, खुसूसन ICC मीटिंग हो रही है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इकबाल बेग की जो एक तजवीज़ ये भी है कि स्प्लिट कर लिया जाए, भारत अपने मैचेस दुबई में खेले, पाकिस्तान जहाँ खेले। दूसरा, यकीनी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी हमारी नज़र में है, चूँकि एक बहुत बड़ा ICC इवेंट जो हमें बहुत अरसे बाद 96 के बाद गालबन एक बड़ा इवेंट होस्ट करने को मिल रहा है। अगर हमने यहाँ भारत के सामने घुटने टेके तो भारत ने उस वक्त भी यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देनी है। सो इस मामले को किस तरह से हम इकबाल भी टैकल करें? क्या हार्ड लाइन स्टांस होना चाहिए, लेकिन फिर हम शायद लॉबी अच्छी नहीं कर सकते? बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड शायद भारत के साथ ही हैं, उनकी मजबूरी है, भारत से खेलना एक पैसा कमाने के मुतरादिफ है। क्योंकि मुझे तो सर ये डर लग रहा है कि सर अगर हमने सरेंडर कर दिया अभी एशिया कप के मामले पर, तो वर्ल्ड कप कैसे कराएंगे, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में? देखिए, उसमें उस सूरत में हम सरेंडर करें कि अंडरटेकिंग ली जाए, ICC को इन्वॉल्व किया जाए कि भाई अगर हम ठीक है, हम भारत जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने, हम बॉयकॉट नहीं करते, और हम इसके लिए भी तैयार हो गए कि दुबई में हो जाए एशिया कप। लेकिन 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अब 2 साल रह गए। भारत इस बात की जमानत दे। भारत तो अपनी हुकूमत पे डाल देता है कि अब उसके बाद अब इलेक्शन होंगे, क्या पता नरेंद्र मोदी की हुकूमत रहती है नहीं रहती। और यहाँ लाजिम बात है कि क्रिकेट बोर्ड जो है मादर पिदर आज़ाद नहीं, उसको गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी। और हम थोड़ा सा, हमारा जो स्टैंस है वो हमारा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है कि हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भारत बड़ा स्टबन है, तो उस लिहाज से अगर हम अंडरटेकिंग लें उनसे और ICC को इन्वॉल्व करें, बोर्ड मीटिंग में ये बात तय हो कि भारत हर कीमत पर 2025 का, हालांकि उसको कोई एतराज अब 2023 में नहीं होना चाहिए, जो अभी जो 2022 का जो हो रहा है एशिया कप,
23 का, उसमें उसको इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी सूरत में ये सब हो सकता है कि जब पाकिस्तान अंडरटेकिंग ले भारत से, भारत वहां जाकर खेले दुबई में। हालांकि आप देखें ना, सारी दुनिया की टीमें सिवाय भारत के पाकिस्तान टूर कर चुकी हैं। अब सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं है। जी हाँ। अब असल मसला हुकूमतों के दरमियान है कि भारतीय हुकूमत जो इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत है, वो क्या फैसला करती है। अब देखें क्या होता है। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एशिया कप उस सूरत में कराए कि जब भारत गारंटी दे कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने पाकिस्तान आएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने इकबाल भाई, चूँकि अंडरटेक रहेगा। लेकिन यहाँ मुझे एक वो वाक़या भी याद आ रहा है, आपको याद होगा कि जब पहले पाकिस्तान भारत सीरीज़ की बात हुई थी और एक मुआहदे का जिक्र होता था, MOU, जिसके ऊपर बड़ी फिर हमने बाद में बहस भी देखी और फिर मामला खेलों की सालसी अदालत तक भी गया। पाकिस्तान को फिर बड़ा भारी मुआवजा भी जो है वो उससे हाथ धोना पड़े। तो इस बार अंडरटेकिंग जो है ना बड़ा लीगल होना चाहिए इकबाल भाई। लास्ट टाइम ये बड़ी बहस हुई, आपके पास क्या इतलात हैं? वो तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो उसको एक कागज़ का टुकड़ा कह के हमेशा इस बात को रद्द करता रहा कि ये सिर्फ बातें थी। देखिए, उस वक्त दो ममालिक के दरमियान हुआ था जो हाँ, MOU था। हाँ, अब अगर ICC इन्वॉल्व होगी, जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, ठीक। अगर वो अश्योरेंस देगी तो फिर उस सूरत में भारत इसे कागज का टुकड़ा नहीं कह सकता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ICC का इवेंट है। वो दो ममालिक के दरमियान सीरीज थी, उसमें भारत बैकआउट कर गया। पाकिस्तान को माली तौर पे बड़ा नुकसान हुआ, वकीलों की फीस अलग देनी पड़ी। नजम सेठी साहब थे उस वक्त भी। तो अब नजम सेठी साहब को तजुर्बा तो हो गया है, वही मैंने शुरू में कहा कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो अब वो उस तरह का ब्लंडर नहीं करेंगे इस मर्तबा। बगैर किसी कंक्रीट उसके ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान तैयार हो जाए। और सर कुछ घर की बात अगर कर लें, तैयारी, आपको याद होगा रमीज़ राजा साहब PCB के चेयरमैन थे, इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई थी उस्मान बुज़दार साहब से। बड़ी बात हुई थी जी इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाया जाएगा। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्रिकेट बोर्ड पर बराह रास्त असर पड़ता है। अब हमारे तमाम फैंस, आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, हमारे फैंस इस बात पर बड़े नाला हैं। वो कहते हैं दुनिया भर के स्टेडियम देखिए, भारत में आपको पता है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे खूबसूरत बड़ा स्टेडियम बना दिया गया। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे सर कोई काम नहीं हो रहा। वो जो स्टेडियम इस्लामाबाद में बनना था, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ठप हो चुका है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो यही हुकूमत बदलती है तो पिछली हुकूमत के वो प्रोजेक्ट रोक देती है। अब आप देखें, नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन पर सिर्फ 1.5 अरब रुपए खर्च हुए। क्या टेफलॉन की छतें लगी, कुर्सियां लगी, एक स्टेडियम बन जाता। कराची में एक स्टेडियम बन तो रहा है कराची से दूर। और उसके अलावा आप देखें कि दुनिया भर में स्टेडियम्स के लिए जो है वो पैसे मुख्तस किए जाते हैं। हमारे पास अब PSL जो जीती है टीम, उसको 8 करोड़ रुपए मिले हैं ना प्राइज मनी की सूरत में। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसा होता? मेरे ख्याल में इसके बारे में हुकूमत को भी सोचना चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड सोने की चिड़िया है, क्रिकेट बोर्ड के पास बड़े पैसे हैं। आपको याद होगा एहसान मानी का स्टेटमेंट, जब कोविड आया उन्होंने कहा हम 2-3 साल गुजारा कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, तो उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाए स्टेडियम पर। अब हम मरूने मिन्नत होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, कि वो क्या करेगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम हमारे हाथ में नहीं है, और इसी तरीके से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम भी क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम भी पास, सिर्फ कराची और लाहौर के 2 स्टेडियम्स हैं। तो मेरे ख्याल में बोर्ड को इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर क्रिकेट को फरोग देना है तो स्टेडियम भी बोर्ड की मिल्कियत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, तो फिर यकीनन क्रिकेट जो है और ज्यादा कामयाबी से फ्लरिश करेगी। सर आखिर में कुछ बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज पर। एक बड़ा हंगामा मचा जब आपको पता है कि जब नए कप्तान के ऊपर बात हुई, वाइस कैप्टन की जगह शाहीन शाह अफरीदी खबरें चली। अब इकबाल भाई, लोग हमसे भी सवाल करते हैं, कुछ मीडिया ने खबरें दी थी। अब आप माशाल्लाह हम सबसे सीनियर हैं, आप बताइए सर आपकी क्या खबरें, आपकी चिड़िया, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि ये जो फैसला था, जो खबरें आई कि शाहीन को ही कप्तान बनाना था, क्या ये खबरें दुरुस्त थी या टेस्टिंग वाटर्स थे? आपका क्या तज्ज़िया है? देखिए, वो टेस्टिंग वाटर, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया। वो एक जिसे कह जाए कि शोशा छोड़कर उसको देखा जा रहा था। और अगर आपस में हमारे खिलाड़ियों में कप्तानी की जंग शुरू हो जाएगी, चाहे वो शादाब खान हो, चाहे शाहीन आफरीदी हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो, चाहे वो बाबर आजम हो, तो फिर उससे टीम का शिराजा बिखर जाएगा। अक्टूबर 2019 में बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। मेरे जराए ये कहते हैं कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम से खुश नहीं है। बाबर आजम, आपको याद होगा कि कराची में शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया था, उनको खिलाया नहीं गया था, आपको ये भी याद होगा। और क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि वाइस कैप्टन बने, बाबर आजम उस पर खुश नहीं थे।
ठीक है, तो क्रिकेट बोर्ड और बाबर आजम के दरमियान एक सर जंग तो जारी है। बोर्ड का ये मौकिफ है कि खिलाड़ी बोर्ड से ज्यादा ताकतवर हो गए, ग्रुप बना लिया गया है, बाबर और रिजवान वो अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं। अब आप देख लेना एचबीएल पीएसएल में क्या हुआ कि मीर हमजा, वो अपना जो उसामा मीर और उसके अलावा अबरार अहमद, ये दोनों जबरदस्त किस्म के लेग स्पिनर है। अबरार को तो 2-3 मैच ही खिलाए गए, उसामा मीर खेले लेकिन टीम में सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि शादाब खान कप्तान है और दो लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने सेलेक्ट कर लिए। समझ में नहीं आता, आपने उसको नवाज को भी ले लिया, चले इमाद वसीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई चीज हो रही है। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो चाहता है कि वो अपनी अथॉरिटी को मनवाए, और इस तरह का शोशा जो छोड़ा गया, आपने देखा होगा शाहीन आफरीदी ने 3-2 के साथ तस्वीर ट्वीट की और उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। पूनम रिप्ले में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पूनम रिप्ले में खुशामदेद, बात कर रहे हैं जनाब हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। क्या मतलब था उस आधी रात को टीम के ऐलान से एक रात खबर, जब बहुत चहमगहियां हो रही थी, वो तस्वीर क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम मुत्तहिद हैं, कि आप अगर हमें लड़ाने की कोशिश करेंगे तो हम मुत्तहिद हैं। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट के कप्तानी के उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। 2 मरतबा लाहौर कलंदर्स की टीम उनकी कप्तानी में एचबीएल पीएसएल जीती, लेकिन इस तरीके से कप्तानी तब्दील नहीं की जाती। रिजवान भी कंटेंडर है कप्तानी के, और उसके अलावा शादाब खान भी हैं, और बाबर आजम तो है ही कप्तान। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड ने ये शोशा छोड़ा, और उस शोशे को देखा गया। जब बहुत ज्यादा रिएक्शन उन्होंने देखा तो उन्होंने बजाय शाहीन आफरीदी के शादाब खान को कप्तान बना दिया। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में आपने देखा होगा, नजम सेठी साहब कह चुके हैं कि हमारे कप्तान बाबर आजम रहेंगे। यही चीज हमने 2019 में देखी थी, जब एहसान मानी अपने साथ सरफराज अहमद को बिठाकर ये कह रहे थे कि यही हमारे कप्तान होंगे। क्या हुआ, उनको वर्ल्ड कप के बाद हटा दिया गया। तो यहाँ पर पाकिस्तान में कॉल और फेल में तजाद है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। सर आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? क्योंकि देखें सर, इस साल वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, अगले साल T20 का है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, रिजवान भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड अगर सोच रहा है तो ये बात बुरी नहीं है कि प्लेयर्स पावर्स नहीं होनी चाहिए और टीम पहले है, क्रिकेट पहले है। लेकिन ये बात हो रही है सर 2 ऐसे खिलाड़ियों की जो अलॉन्ग शाहीन शाह अफरीदी भी हमारे उतने बड़े सुपरस्टार हैं। ये बड़े अरसे बाद सर हमें ब्रांड्स मिले हैं, क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो दुनिया भर में अवार्ड्स जीत रहे हैं। सो ये मामला किस तरह सुलझना चाहिए? जो कि माजी में हमने ये देखा है 90s में कि बहुत बड़ी टीम होती थी, लेकिन 92 के बाद फिर वो टीम को बड़ा टाइटल नहीं जीत सकी, और फिर 2009-2017 में हमें जाके कहीं कामयाबियाँ मिली। तो ऐसा तो नहीं है कहीं वो तो कहते हैं ना, कोई चीज़ सही पड़ी हो तो उसको ना छेड़ाएं, आप उसको तोड़ फोड़ खुद कर देंगे। तो ये आपकी अपनी ज़ाती रह क्या, ये मसला कैसे हल हो कि क्रिकेट बोर्ड की बात भी रहे और हमारी क्रिकेट भी आगे चलती रहे? देखिए, क्रिकेट बोर्ड अपनी अथॉरिटी तो मनवाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबर आजम को इस वक्त हटाना मेरी राय में मुनासिब नहीं होगा। आप देखें 2019 से अब 2023 आ गया है, 3-3.5 साल जब उसको कप्तान बनाया गया था उसको इतना तजुर्बा नहीं था, और अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें इतनी बुरी नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज जीते। तो उस लिहाज से वो T20 मानता हूं कि T20 थे, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन वो उससे सीखता जा रहा है। हमारे इमरान खान कैसे कप्तान बने थे 82 में, जब मियांदाद के खिलाफ बगावत हुई तो अचानक इमरान को, जिन्होंने कभी कप्तानी नहीं की थी, उन्हें कप्तान बना दिया गया था। तो बाबर आजम को थोड़ा वक्त दिया जाए, क्रिकेट बोर्ड उनके साथ बैठकर बातचीत करे, अपनी अथॉरिटी को मनवाए। ये नहीं कि उनकी मर्जी की बिल्कुल लड़के लिए जाएं, लेकिन ये कि उनको इस वक्त हटाना दुनिया में जगहसाई का सबब बनेगा, और आपस में खिलाड़ियों के दरमियान भी इख्तिलाफात होंगे। शायद इसीलिए शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान के झंडे के साथ वो तस्वीर ट्वीट की थी कि हम लोग आपस में मुत्तहिद हैं। अगर खिलाड़ी आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, 2 मेजर इवेंट्स हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो फिर पाकिस्तान की कारकर्दगी खराब रही, कारकर्दगी खराब होती है तो वर्ल्ड जो है क्रिकेट बोर्ड तब्दील हो जाता है। ये ज़हन में रखिएगा, क्रिकेट बोर्ड पे मलबा गिरता है, तो क्रिकेट बोर्ड को इन तमाम चीज़ों को सोचना पड़ेगा। सर आखिर में चूंकि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज शुरू होने वाली है, और क्रिकेट बोर्ड के आई थिंक इस फैसले पर मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छी सोच, बहुत अच्छी है। एग्जीक्यूशन थोड़ी सी कहते हैं ना मशकूक दिखाई दे रही थी, लेकिन मामला बाद में अच्छे तरीके से खुश असलूबी से हल हो गया। लेकिन सर अफगानिस्तान की सीरीज़ डेफिनेटली शारजा में हो रही है, वो पिचेज़ उनको सूट करती है, और ये एहसास पाकिस्तान को है कि आज तक अफगानिस्तान से नहीं हारे, लेकिन बहुत क्लोज मैचेस हुए, यहाँ तक कि नसीम शाह के 2 छक्कों ने हमें यकीनी शिकस्त से बचाया। तो अब आप क्या समझते हैं, शादाब खान की कप्तानी में जो नौजवान टीम जा रही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की कमी है, शायद इसलिए इफ्तिखार को, इमाद वसीम को और फिर शान मसूद को भी शामिल किया गया कि चलें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहे। आप कैसा एक्सपेक्ट करें सर मुकाबला, और खुदा ना खास्ता
खुदा ना खास्ता अगर ये राशिद खान, मुजीब और बड़े बड़े नाम उनके पास हैं, कोई एक आध मैच में ऊंच नीच हो गई तो फिर क्रिकेट बोर्ड या शादाब खान की कप्तानी कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए, अभी तो इस सीरीज को इतना वो नहीं लिया जा रहा है कि एक तो T20 सीरीज है। आप देखें कि T20 सीरीज है, उसके अलावा अगर आप यंगस्टर्स को चांस देंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप चांस देते हुए डरेंगे। माजी में आपको याद है जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ हम पूरी फुल टीम स्ट्रेंथ खेलती टीम थी। खिलाते थे। लेकिन अब चूंकि मौका है, जो नए स्टार उभर कर आए हैं, जैसे साइम अयूब है, जमान खान है, एहसान उल्ला है, फिर आजम खान की परफॉर्मेंस रही। आजम खान में देखता हूँ कि क्या वो एज अ विकेट कीपर खेलेंगे या हारिस, जिनको के उस टीम में भी रखा गया है, वो एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, जो अभी इन्होंने PSL की टीम बनाई है। तो देखना पड़ेगा। आजम खान मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, एज अ फील्डर वो खेल सकते हैं या नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर वो खेलेंगे तो एज अ विकेट कीपर खेलेंगे, फिर उस सूरत में क्या होगा। लेकिन यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, इतना भी खौफ नहीं होना चाहिए। हार जीत जो है वो तो आपको पता है कि खेल का एक हिस्सा है, हार जीत खेल का एक हिस्सा है, लेकिन हमें हार का खौफ जो है वो नहीं होना चाहिए। हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। T20 के बाद तो अब न्यूजीलैंड आ रही है, वो भी T20 सीरीज और वनडे सीरीज खेलेगी और फिर 50 ओवर का शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी इनको मौका देना चाहिए। कब तक हम खौफ खाते रहेंगे कि डर जाएंगे तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजें? इन पर भी एतमाद करें, देखें क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग, पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट तजज़ियाकार एंकर पर हमारे साथ और बहुत डिटेल बात की, जो शायद सारे टॉपिक्स आपके ज़हन में थे मैंने कवर किए। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आएगा, स्पेशली जब आप डिजिटल पे देखें DN स्पोर्ट पे भी, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और कुछ सवालात आपके ज़हन में तो हमें ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम रीप्ले में कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।